नमस्कार दोस्तों। हमारे इतिहास के किताब में हमें यही पढ़ाया गया है कि 15 अगस्त 1947 को ही हमें आज़ादी मिली थी। लेकिन ये हमारे इतिहास का अधूरा सच है। इसके बारे में एक योजनाबद्ध तरीके से छुपाया गया है। आज मैं आप सबको वो कहानी बताऊंगी जिससे इतिहास के पन्नों में जगह ही नहीं मिली, और इतिहास का वो नायक जो इतिहास के पन्नों में गुम होकर रह गया। ये कहानी है इतिहास के सबसे महान और सच्चे स्वतंत्रता सेनानी की, जिसने अकेले अपने दम पर भारत माता को अंग्रेजों के जुल्मों से आज़ाद कराया था। ये कहानी है भारत माता के वीर पुत्र सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ। ये वो समय था जब ब्रिटिश शासन का अत्याचार अपने चरम सीमा पर था। बचपन से ही बोस एक समाजसेवी और क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे। अंग्रेजों को भारतीयों को प्रति जुल्म और अत्याचार देखकर उनके अंदर विद्रोह की भावना बचपन से ही पनपने लगी थी। स्कूल के समय से ही बोस ने अंग्रेजी शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया, जिसके चलते उन्हें उनके कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन अपने पिता के कहने पर उन्होंने इंग्लैंड जाकर ICS इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने अच्छे अंक से पास होकर नौकरी भी हासिल किया। लेकिन इसी बीच में वो भारतीयों पे हो रहे अंग्रेजी व्यवस्था का जुल्म और अत्याचार पर भी नज़र रखे थे। अंत में उन्होंने ये फैसला लिया कि वह अंग्रेजों की नौकरी करने से अच्छा है कि अपने देश को आज़ाद कराएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बोस के इस्तीफा देने के बाद भारत में आग की तरह फैल गई। जब बोस इंग्लैंड से भारत वापस आए तो उनसे मिलने के लिए हजारों की भीड़ खड़ी थी। बोस को समझ में आ गया था कि उनके इतने छोटे फैसले से मुझसे इतने लोग जुड़ सकते हैं, तो मैं अगर और मेहनत करूं तो पूरा देश मुझसे जुड़कर आज़ाद हो सकता है। इसके बाद बोस ने अंग्रेजी शासन व्यवस्था के खिलाफ प्रचार प्रसार करना और देश के लोगों को जोड़ना शुरू किए। इसी बीच एक पार्टी कांग्रेस, जो भारतीयों के हक और स्वतंत्रता के लिए बनाई गई थी, और उससे भी जुड़ गए। इसी समय अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी के सामने दोहरी शासन व्यवस्था का प्रस्ताव रखा, जिसके अंतर्गत कांग्रेस पार्टी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर रहकर भारतीयों के लिए अपना शासन व्यवस्था चला सकते थे और कानून व्यवस्था बना सकती थी। इस प्रस्ताव पर गांधी जी और नेहरू जी का भी सहमति था। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को कोलकाता अधिवेशन में उठाया और सुभाष चंद्र बोस ने इस प्रस्ताव को सीधा खारिज कर दिया और सबको समझाया कि ये प्रस्ताव भी एक प्रकार का गुलामी है। और उन्होंने गांधी जी और सभी पार्टी सदस्यों को समझाया कि इस कानून व्यवस्था के तहत न तो हम अपने सेना बना सकते हैं और न ही किसी देश से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ये बात सबको समझाने में सफल रहे और सबने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसी तरह देश में और कांग्रेस पार्टी में भी बोस का कद गांधी जी से भी ऊंचा होता गया, और उसके साथ ही गांधी जी और बोस के बीच में भी मतभेद भी बढ़ता गया। हालांकि बोस और गांधी जी के बीच मतभेद कभी नहीं था। बोस गांधी जी को अपने गुरु के रूप में देखते थे और गांधी जी भी बोस का आदर करते थे। इसी बीच दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था, और इसी समय बोस चाहते थे कि जब अंग्रेज युद्ध में लगे ही हैं तो हमें भी अपना सेना बनाकर अंग्रेज से लड़कर स्वतंत्र हो जाएं। लेकिन ये बात गांधी जी को पसंद नहीं था और गांधी जी इस बात के लिए तैयार नहीं थे। और इसी बीच कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, जिसमें बोस स्वयं हिस्सा लेते हैं और बोस के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होना चाहता था। लेकिन गांधी जी के कहने पर एक व्यक्ति खड़ा हो गया और गांधी जी ने कहा कि इसकी हार मेरी हार है। फिर भी वो आदमी हार गया और बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। इस बात से गांधी जी को बहुत बड़ा आघात पहुंचा। उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सेना अंग्रेजों की तरफ से लड़ने जा रही थी। जब ये बात सुभाष चंद्र बोस को पता चला तो उन्होंने
कहा कि बिना मेरे जाने और कहे ये सब कौन करवा रहा है। तो उनको पता चला कि ये सब गांधी जी और नेहरू के सहमति से हो रहा है। फिर उन्होंने गांधी जी के समक्ष इस बात का विरोध जताया और बोस बोले कि जब हमारी सेना अपने स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों से नहीं लड़ सकती तो हम अंग्रेज़ों के लिए क्यों लड़े। तो गांधी जी ने बोला, अगर हम अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हैं तो शायद वो हमें आज़ादी दे दे। लेकिन ये बात बोस को कतई मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। देश में और कांग्रेस में उनके विचारधाराओं के समर्थन न मिल पाने के कारण उन्होंने सोचा कि अपने देश के बाहर जाकर अपना सेना बनाऊंगा। इसके लिए वो जर्मनी गए और उन्होंने हिटलर से मुलाकात किया और हिटलर भी उनके बातों से प्रभावित होकर बोस को 4000 गुलामों की सेना दे दिया और हिटलर ने बोस को सेना के साथ जापान के कब्जे वाले जकार्ता द्वीप पर भेज दिया, जहां उनकी मुलाकात जापान के प्रधानमंत्री से हुई और बोस ने उन्हें भी अपने मिशन में शामिल कर लिया और उसके बाद उन्होंने जकार्ता में ही पूर्ण शक्तिशाली आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया, जिसके बाद उन्होंने जापानी सेना के साथ मिलकर अंडमान निकोबार में अंग्रेज़ों पर हमला कर दिया। इस युद्ध में आज़ाद हिंद फौज की जीत हुई और बोस ने 29 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार में आज़ादी का तिरंगा फहराया और एक स्वतंत्र स्वराज की स्थापना किया। इस तरह भारत के वीर पुत्र सुभाष चंद्र बोस ने असल मायने में भारत माता को पहली बार आज़ाद कराया। इस तरह ये आज़ादी हमारी खुद के दम पर ली गई आज़ादी थी। इस तरह भारत के वीर पुत्र ने अपनी पूरी जिंदगी भारत माता के लिए लड़ते लड़ते कुर्बान कर दिया। उनके मरने के बाद भी उनकी सेना आज़ाद हिंद फौज ने अपने स्तर पर अंग्रेजी के शासन के खिलाफ युद्ध शुरू रखा, जिसके वजह से 1947 में मजबूरन अंग्रेज़ों को देश छोड़कर भागना पड़ा। इस तरह सुभाष चंद्र बोस ने मरकर भी अपने देश को आज़ाद कराया। ये आज़ादी 1947 की ये आज़ादी आज़ाद हिंद फौज की आज़ादी है, चंद्रशेखर आज़ाद की गोलियों की आज़ादी है, भगत सिंह के बमों की आज़ादी है, सुखदेव राजगुरु के कुर्बानियों की आज़ादी है, ना कि गांधी की लाठी और ना ही नेहरू की शांति की आज़ादी है। धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आपको कैसी लगी।